हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। सो स्टूडेंट्स, इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो ये है कि हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। उससे पहले क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं कि वाटर कितने स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि वाटर 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है हमारा वाटर, जिसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। एंड अगर इसी वाटर को मैं फ्रीजर में रख दूं तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग की प्रोसेस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइस बन जाएगा। अगर उसी सॉलिड आइस को मैं खुला छोड़ दूं तो वो वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग। एंड स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड वाटर है ये एक तीसरे स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, जो है गैसियस स्टेट। स्टूडेंट्स, जब ये वाटर क्या करता है? कन्वर्ट होता है इनटू वाटर वेपर, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। वेरी गुड। एंड स्टूडेंट्स, ये इवेपोरेटेड जो वाटर वेपर है, क्या ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, थ्रू द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, एक फ्लो चार्ट से रिवाइज कर लेते हैं हमारी सारी प्रोसेस, क्योंकि ये जरूरी है आपको स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में पता होना आज का सेशन समझने के लिए। आज का जो सेशन है वो ये है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस अभी मैं आपको समझाऊंगी उसको आप जल्दी या धीरे कैसे कर सकते हो। तो वो समझने के लिए आपको इवेपोरेशन का अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए। तो वाटर कितने स्टेट्स में प्रेजेंट होता है? तो वाटर हमें 3 अलग अलग स्टेट्स में मिलता है। एक होता है लिक्विड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, एक होता है गैसियस स्टेट, और एक होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है? सॉलिड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं वाटर के 3 स्टेट्स जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। एंड आप लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो जल्दी से एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि वाटर किन किन प्रोसेसेस से अपने स्टेट्स चेंज करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड स्टेट। आई बात समझ में? ये है हमारा वाटर की लिक्विड स्टेट, जो हमारा वाटर रहता है, ड्रिंकिंग वाटर हम पीते हैं, हम सारे काम करते हैं पानी से, जो नदियों में रहता है, सब जगह जो लिक्विड वाटर है। ठीक है हमारा। अब इस लिक्विड वाटर को मुझे बर्फ में कन्वर्ट करना है, आइस में। तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी। तो ऑब्वियसली जब मैं लिक्विड को किस में चेंज करा? मैंने सॉलिड में, यानी कि आइस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of liquid water into solid ice is known as freezing। ठीक है, इसको फ्रीजर में रख दो तो ये बर्फ जम जाएगी। आई बात समझ में? अब आप इस बर्फ को वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। खुला छोड़ दो बाहर तो क्या होगा? अपने आप ही जो बर्फ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड वाटर में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। पिघल गई ना यार, आपकी बर्फ पिघल गई। आई बात समझ में? बिल्कुल कह सकते हैं ना कि आप बस समझो और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड वाटर को जब हम बर्फ में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। जब इस सॉलिड लिक्विड, जो हमारी सॉलिड आइस है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वापस पानी में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। पिघला दिया। अब आते हैं गैस पे। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस लिक्विड वाटर को वाटर वेपर यानी कि गैस में चेंज करना है, तो क्या करते हैं? यहां पे तो फ्रीजर में डाल रहे थे, वहां पे क्या अप्लाई करते हैं? वहां पे हीट अप्लाई करते हैं। अब आप खुद सोचो, जब आप पानी को बॉईल करते हो तो बॉईल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप हीट अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि आप बॉइलिंग वाटर में हीट अप्लाई कर रहे हो, ये जो पानी है वो बुलबुल बुलबुल बन के वाटर क्या वेपर्स बनाता है। तो ये वाटर वेपर क्या है? गैसियस फॉर्म ही तो है। बेसिकली लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं? उस पर हीट अप्लाई करते हैं। और
उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब हम लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, सो यहां पे मैंने लिक्विड को कन्वर्ट करा गैसियस स्टेट पे, जो क्या है? वाटर वेपर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। आई बात समझ में? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और इधर पे ही अगर मैं वाटर वेपर को वापस से लिक्विड में चेंज कर दूं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। आई बात समझ में? सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। यहां लिख देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। अब आपको समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस है, इसको हम जल्दी या धीरे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, अगर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन सेक्शन 8.1, इससे पहले वाले सेक्शन में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं हम आज के सेशन में। So observe your surroundings. What are the conditions that affect how fast water evaporates? अब ये तो मैम ने आपको बता दी बुकिश नॉलेज, ठीक है, कि वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर वेपर में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब आपके आसपास आपने कहां पे इवेपोरेशन ऑब्जर्व करा है जहां पे हम वाटर को जल्दी इवेपोरेट करा सकते हैं? सोचो सोचो, जल्दी बताओ मुझे। आपने कभी नोटिस करा है कि जैसे ही हम कहते हैं ना धूप निकलती है तो आपकी मदर्स जाके क्या करती हैं? कपड़े जाके धूप में सुखा देती हैं। क्यों? क्योंकि हीट से क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट जल्दी हो जाएगा। आई बात समझ में? जो हॉट डे होता है, समर का डे होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है इसलिए इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाता है। तो आपने नोटिस करा होगा कि यही आपके जो कपड़े हैं वो विंटर्स और रेनी में तो बिल्कुल ही नहीं सूखते, एंड समर्स में इतनी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन का रेट हाई है। जो भी वाटर कलेक्टेड है क्लोथ्स में वो इवेपोरेट हो जाएगा एयर में, है ना? तो इवेपोरेशन का एक बहुत ही कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है जो आपने नोटिस करा होगा, वो है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स आउट इन द समर सीजन। आई बात समझ में? चलिए, so what difference do you see in evaporation on a cold day versus a hot day? अब आपको क्या अंतर लगता है? तो ऑब्वियसली हॉट डे है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। अब यही मैं बात करूं कोल्ड डे की, तो यहां पे टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन का रेट एज कंपेयर टू हॉट डे कम होगा, इसीलिए जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके सूखेंगे। और यही अगर मैं बात करूं हॉट की तो वहां पे जल्दी सूख जाएंगे। ओके, चलिए, नाउ डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। अभी जो मैंने आपके साथ ऑब्जर्वेशन शेयर करी, आप ये ऑब्जर्वेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं और भी कोई नई चीज़ें बताना, कोई और इवेपोरेशन का अगर आपने आसपास नोटिस कराओ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई बात समझ में? चलिए, सो द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशन। अब इन वर्ड्स का यूज करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इन एक्टिविटी 8.7, to investigate condition that will affect how faster water will evaporate। अब एक्टिविटी 8.7 से हमें ये पता चलेगा कि चलो देखते हैं कौन सी कंडीशंस चाहिए रहती हैं वाटर को जल्दी इवेपोरेट कराने के लिए। ठीक है, चलिए, तो एक्टिविटी 8.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट। Take water in a small cap of bottle. You may use sanitizer in the place of water. अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें लेनी है। क्या लेनी है आपको? एक आपको लेना है ढक्कन, जो आपके पानी की बॉटल का ढक्कन है। अगर आप बोले कि मैम हमारे घर में पानी की बॉटल तो नहीं है, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक तो होगी ना, जो आप कोल्ड ड्रिंक रोज़ पीते हैं उसका कैप तो होगा ना, बस वही ढक्कन लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या वाटर बॉटल का ढक्कन लेना है, उसको उल्टा रख दो एक टेबल पे, ठीक है, और उसी की जगह एक स्टील प्लेट ले लो जिसमें आप खाना खाते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे दो चीजें लेनी है। अब आप एक क्वांटिटी ऑफ वाटर डिसाइड कर लो, उस क्वांटिटी ऑफ वाटर को सेम होना चाहिए, उसको सबसे पहले डालो इस कैप में, ठीक है, सबसे पहले डालो इस कैप में, और फिर उतने ही पानी को डालो इस बड़ी सी प्लेट में। आई बात समझ में?
एक ही जितना पानी होना चाहिए, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं, दोनों में एक ही जितना पानी होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, सो टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन अ बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। अब आप खुद एक बात बताओ, यहां पे एक्सपोज्ड एरिया कैप के पास कितना है? इतना सा है, और यहीं पे ये जो पानी है जैसे ही आप प्लेट में डालोगे वो क्या कर जाएगा? वो स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड वाटर हैव द एबिलिटी टू फ्लो एंड स्प्रेड। अब यहां पे वो स्प्रेड कर जाएगा, तो अब इस उतने ही सेम अमाउंट ऑफ पानी के पास एक्सपोज्ड एरिया कितना है? बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये जो पानी है ये क्या कर जाएगा? ये चारों तरफ स्प्रेड कर जाएगा। आई बात समझ में? ये चारों तरफ स्प्रेड कर जाएगा, और ये जो लिक्विड वाटर है इसके पास एक्सपोज्ड एरिया बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैप। आई बात समझ में? चलिए, सो अगर मैं बात करूं एक्सपोज्ड एरिया की, तो प्लेट के पास बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू दी कैप। आई बात समझ में? एज कंपेयर टू दी कैप। ओके, नाउ अब देखते हैं कि बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर। अब इन दोनों ही चीजों को एक दूसरे के पास रखो। Record the time taken for the water to completely evaporate in each case in table 8.4. अब जितना टाइम इन दोनों को evaporate होने में लगा उतना टाइम आपको नोट डाउन करना है। एंड अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हो तो जरूर बताओ मुझे अपने आंसर्स, और अगर नहीं करें तो अभी जाओ परफॉर्म करो एंड फिर मुझे आंसर्स बताओ कि आपके पानी को कितना टाइम लगा evaporate होने में। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चार्ट है ये आपको फिल करना है, सॉरी टेबल, ये आपको फिल करना है, नॉट चार्ट, टेबल। नाउ टेबल 8.4 आपकी फाइंडिंग्स फिल करेंगे इसमें। यहां पे है एक्सपोज्ड एरिया, तो अब आप खुद बताओ एक्सपोज्ड एरिया कैप के पास क्या है? कम, और प्लेट के पास क्या है? ज्यादा। अब आप दिमाग लगाओ, जिसके पास ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया है उसके पास क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्टर एज कंपेयर टू दी स्मॉलर एक्सपोज्ड एरिया। कितना आसान है ये। चलिए, तो यहां पे अगर मैं बोलूं टाइम टेकन, सो लेस, यानी कि बॉटल कैप वाला जो एक्सपोज्ड एरिया है वहां पे इवेपोरेशन का रेट स्लो होगा, और यहीं पे जो प्लेट जहां पे बहुत बड़ा एक्सपोज्ड एरिया है वहां पे इवेपोरेशन का रेट हायर होगा। ओके, चलिए, नाउ इफ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट, अगर आप पानी को एक प्लेट में स्प्रेड कर देंगे तो इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्जर। बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया टू एयर है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट भी फास्टर रहेगा। देयरफॉर इवेपोरेशन इज फास्टर। नाउ what would happen if milk is taken instead of water in the above activity? अब जितना टाइम आपको पानी को इवेपोरेट कराने में लगा है ना, मिल्क को तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मिल्क थोड़ा सा हैवी है एंड मिल्क बहुत ही स्लो इवेपोरेट होता है, वेरी स्लो। सो इस एक्टिविटी को अगर आपको मिल्क के साथ परफॉर्म करना है तो आप करके देखिए, लेकिन मिल्क विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू इवेपोरेट एज कंपेयर टू वाटर। नाउ सो यूजुअली यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्टिविटी विथ मिल्क, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतना स्लो इवेपोरेशन को मेजर करना। सो इसीलिए हम इस एक्टिविटी में मिल्क प्रिफर नहीं करेंगे, हम वाटर ही प्रिफर करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ अदर कंडीशंस विच अफेक्ट हाउ वाटर इवेपोरेट्स। अब इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब एक कंडीशन तो हमने देख ली, क्या है वो? एक्सपोज्ड एरिया। जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया टू एयर होगा उतना ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। अब और भी कौन सी कंडीशंस हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसको हम डिजाइन करते हैं। चलिए, सो डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 to find out what are the other conditions which can affect how fast water will evaporate. So हम इस एक्टिविटी को इस तरीके से कंडक्ट करेंगे जिसकी एक्टिविटी की मदद से हमें ये पता चल पाएगा कि और भी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हेल्प करती हैं वाटर के हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए। नाउ what would you change? अब आप क्या चेंज करोगे? What you keep the same. अब आपके पास आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं इस एक्टिविटी में, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी चीज है जो सेम रखोगे।
आप कौन सी चीज है जो बदलोगे? Perform this activity, use table 8.5 to record its data and discuss your observations. अब इस एक्टिविटी से जो भी आपको डेटा मिलेगा उस डेटा को टेबल 8.5 में आपको फिल करना है और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते करते ऑब्जर्वेशंस आपको डिस्कस करनी है, ठीक है? चलिए, सो ऐसा कुछ टेबल गिवन है। सो टेबल 8.5, रिकॉर्ड द डेटा ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन वेयर वन कंडीशन इज चेंज। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन बदल दी है, एक कंडीशन बिल्कुल सेम रखी है, ठीक है? सो कंडीशन दैट इज केप्ट द सेम, ऐसे हम लोगों ने पूरा एक चार्ट बनाया है, एंड कंडीशन दैट हैज चेंज्ड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इस पार्ट में कॉलम में हमने वो कंडीशंस रखी हैं जो हमने बदली हैं और इस कॉलम में हमने वो कंडीशंस रखी हैं जो हमने सेम रखी है। एंड यहीं अगर हम तीसरा कॉलम रखें तो जितना टाइम टेकन कंप्लीट एवेपोरेशन में लगा है वो हमने नोट डाउन करा है इस कॉलम में। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। अभी हम एक्सपोज्ड एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सबसे कॉमन एग्जांपल क्या दिया था फास्टर रेट ऑफ एवेपोरेशन का? हॉट समर डे क्या होता है? टेम्परेचर पे ही तो डिपेंडेंट है वो। अब खुद एक बात बताओ, अगर आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है तो यानी कि क्या है? इवेपोरेशन का रेट भी हाई होता है, और अगर टेम्परेचर लो है तो इवेपोरेशन का रेट भी लो होता है। नाउ टेम्परेचर ऑफ वाटर, हीटेड रूम वर्सेस रूम टेम्परेचर। कंडीशन दैट इज केप्ट द सेम, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर। फॉर एन एग्जाम्पल हमने 100 ml का लिया था तो यहाँ पे भी हमने 100 ml का ही पानी लिया है। टाइम टेकन, जो हीटेड रूम है, जो हीटेड है वो जल्दी इवेपोरेशन करेगा एज कंपेयर टू द रूम टेम्परेचर। सो फास्टर इवेपोरेशन व्हेन हीटेड, स्लोअर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू जितना टेम्परेचर हाई रहेगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई रहेगा। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या पता चली? जो इवेपोरेशन का रेट बढ़ा सकती है वो है टेम्परेचर। आप कोई भी पानी लो, ठीक है, आप पानी ले लो, एक मटके में ले लो या चलो एक यूटेंसिल में ले लो, एक पॉट में ले लो। अब उस पॉट को आप गैस के ऊपर रख दो और जला दो गैस, क्या होगा? आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ये जो पानी है वो क्या होने लगेगा? बॉईल होने लगेगा, और किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वाटर वेपर में। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता जाएगा। यहीं अगर आप बाहर का टेम्परेचर हाई है तो वहां पे कह सकते हैं हम कि उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन का रेट भी हाई रहता है। तो हमें दो चीजें पता चल गई अभी तक। पहली चीज थी एक्सपोज्ड एरिया, जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया टू एयर उतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरी कंडीशन हमें पता चली टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर उतना ही फास्टर इवेपोरेशन। तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूं एक हीटेड रूम को और रूम टेम्परेचर को, तो नॉर्मली हीटेड रूम में फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द रूम टेम्परेचर। नाउ सरफेस एरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर स्प्रेड ऑन अ वाइड प्लेट वर्सेस अ बीकर। अब यहाँ पे हमने चेंज करा है, वहां पे हमने ढक्कन ही लिया था, यहाँ पे हमने एक बीकर में ले लिया। तो एक बड़ी सी प्लेट और एक बीकर में करके देख लिया। नाउ सेम क्या रखा है? अमाउंट ऑफ वाटर, वो भी 100 ml जो हमने पहले एक्सरसाइज में लिया था। अब फास्टर इवेपोरेशन कहाँ होगा? वाइडर प्लेट में। क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया टू द एयर उतना ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ थर्ड पे आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ वाटर। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ वाटर स्प्रेड ऑन अ वाइड प्लेट वर्सेस बीकर, क्योंकि हमने चेंज कर लिया। वहां पे हमने क्या लिया था? वहां पे हमने लिया था एक प्लेट और एक छोटा सा कैप। यहाँ पे हमने, अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ वाटर की, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन जो हमने सेम रखी वो सेम है हमारी 100 ml जो पहले भी थी और अभी भी है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि फास्टर इवेपोरेशन ऑन वाइड प्लेट, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया पानी को फैलने के लिए। अब वहीं बीकर में पानी के पास ज्यादा सरफेस एरिया नहीं है, तो जहां पे पानी के पास ज्यादा सरफेस एरिया है फैलने के लिए वहां पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। नाउ कमिंग टू एयर फ्लो, एग्जाम्पल विथ अ फैन और वर्सेस नो फैन। अब यहाँ पे आप इसी कंडीशन में फैन का यूज कर लो, ठीक है। उससे क्या कर रहे हो आप स्पीड अप कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन में आपने फैन यूज करा है, एक कंडीशन में आपने फैन नहीं यूज करा है।
सो सेम कंडीशन क्या रखा है हमने, वही सेम 100 ml का पानी था, अभी भी 100 ml का ही लिया है। अब आप बताओ फास्टर इवेपोरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी मदर्स यूजुअली जब बाहर कपड़े नहीं सूखते तो क्या करते हैं, उन कपड़ों को अंदर शिफ्ट कर देते हैं और फैन ऑन कर देते हैं। तो फैन क्या है, एयर फ्लो ही तो है। अब क्योंकि फैन एयर फ्लो दे रहा है यानी कि इवेपोरेशन का रेट हाई कर दिया। तो जिस कंडीशन में हमने फैन का यूज करा, एयर फ्लो का यूज करा, वहां पे हम इवेपोरेशन का रेट हाई कर देते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब आते हैं ह्यूमिडिटी लेवल। अब आप बोलेंगे मैम ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस सेशन में बताया था कि वाटर वेपर जितने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, वो ह्यूमिडिटी है ना। तो ह्यूमिडिटी का लेवल हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन ले लेंगे, एक हम ले लेंगे ह्यूमिड इन्वायरमेंट और एक हम ले लेंगे नॉन ह्यूमिड इन्वायरमेंट। यहाँ पे टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ वाटर को हमने बिल्कुल ही सेम रखा है। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, फास्टर इवेपोरेशन इन ड्राई एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम है। अभी तक हमने क्या देखा, जितना हाई सरफेस एरिया ऑफ वाटर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना हाई सरफेस एरिया क्या है ना उतना ज्यादा इवेपोरेशन, एंड हमने देखा जितना हाई टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन। लेकिन जब ह्यूमिडिटी की बारी आती है तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही कम इवेपोरेशन। अब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप बस एक एग्जांपल याद रखना, क्या कि बारिशों में ना कपड़े नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन का रेट कम है। तो जब भी भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ तो बस याद रखना, बारिश में मैम ने कहा था कपड़े नहीं सूखते, यानी कि इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। तो इवेपोरेशन स्लो यानी कि ह्यूमिडिटी हाई। तो जब भी ह्यूमिडिटी हाई रहती है इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहे हमारे और कंडीशंस। Other than the conditions you have explored to find how water can be made to evaporate faster or slower, you can also conduct activity 8.8 to express it further. आप अपने हिसाब से, अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, अगर आपको और कुछ इनपुट लगता है, आपके फ्रेंड्स ने कुछ और आपको नई चीज़ें बताई है, सो आप इस एक्टिविटी को एलाबोरेट करके मुझे भी बता सकते हैं। अगर आपके पास न्यू आंसर्स हैं तो लेट अस नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 8.8, लेट अस एक्सप्लोर। अब इस एक्टिविटी के साथ हम अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। नाउ टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ 2 बॉटल। अब हमें पानी के जो बॉटल्स हैं उनके जो ढक्कन हैं वो सेम 2 ढक्कन लेने हैं हमें। ओके, नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, और दोनों ही ढक्कनों में ना सेम अमाउंट ऑफ पानी को फिल करना है। प्लेस ऑन द वन ऑफ द कैप इन सनलाइट and keep other in shade as given in the figure. अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा कैप है, ढक्कन है, एक को हमने बाहर धूप में रखा है, सनलाइट में रखा है, और एक को हमने छांव में रखा है, ठीक है। तो आपको 2 ढक्कन लेने हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी जो है वो लेना है। एक ढक्कन को आप रख दो कहाँ पे, धूप में, सनलाइट में, और यही दूसरे ढक्कन को कहाँ रख दो, शेड में, ठीक है, अंदर छांव में एकदम। ऑब्जर्व द 2 कैप्स ऑफ द बॉटल एवरी 15 मिनट्स, और हर 15 मिनट में दोनों ही ढक्कनों के पानी को अच्छे से ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर वाटर टू कंप्लीटली इवेपोरेट इन ईच केस। अब आपको नोट डाउन करना है कि कितना टाइम लगा इस ढक्कन के पानी को इवेपोरेट होने में जो धूप में रखा था, और कितना टाइम लगा कि उस ढक्कन के पानी को इवेपोरेट होने में जो छांव में रखा था, ठीक है। तो ये अपने ऑब्जर्वेशंस आपको नोट डाउन करने हैं। यू कैन ऑल्सो रिपीट द एक्टिविटी ऑन अ विंडी और अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। एंड अगर रेन्स हो रही हैं तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन रेन्स में भी करके देख सकते हैं, विंडी डे है तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस विंडी डे पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी और ज़्यादा कह सकते हैं ना स्किल्स इन्हांस होंगी। नाउ what conclusions can you draw from activity 8.8 and other similar experiences? तो हम क्या नोटिस करेंगे, कितना इजी आंसर है इसका, कि किसका ज्यादा फास्टर इवेपोरेशन होगा, उस पानी का जो कहाँ रखा था, धूप में रखा था। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हीट की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट हाई होता है। सो वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द cap which is kept in the sunlight as compared to the cap which was kept in a shade.
तो पानी ढक्कन में जो धूप में रखा था वो जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू द शेड वन. It is a common observation that clothes dry faster on a hot sunny day. इसीलिए हमें पता ही है कि जो कपड़े हैं हमारे वो सनी डे में जल्दी सूख जाते हैं एज कंपेयर टू द विंडी डे या एज कंपेयर टू द कोल्ड डे. सो डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन अ विंडी डे. अब आप एक बात बताओ, विंडी डे में क्या होगा? विंडी डे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एयर फ्लो है. एयर फ्लो से क्या होता है? इवेपोरेशन का रेट हाई होता है ना? So it is once again a common observation that clothes dry faster on a windy day. Similarly, वैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही होगी तो भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. लेकिन अगर मैं बात करूं कि रेनी सीजन्स में, तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी तो क्लोथ्स स्लो ड्राई होंगे. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाता है. Now, with the increase in the movement of air, water evaporates faster. अब windy day में हमें पता है क्यों कपड़े जल्दी सूखते हैं? क्योंकि movement of air हो रही है. एयर क्या कर रही है? एयर फ्लो evaporation के रेट को हाई कर रही है. It is also common observation that clothes dry slower on a rainy day. क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है. On a rainy day, the water evaporates slowly. क्योंकि जो रेन्स होती हैं, जब रेनी डे होता है तो वाटर स्लोली इवेपोरेट करता है. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बहुत हाई, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. नाउ इसीलिए वाटर वेपर का जो रेट है वो स्लोअर होता है, इसलिए इवेपोरेशन स्लोअर होता है. So if you want to dry your clothes on a rainy day, how can you make it faster? अब दिमाग लगाओ, अगर रेनी डे में कपड़े सुखाने हैं तो क्या करोगे? आप अपनी मदर से जाके पूछो क्या करते हैं. वो क्या करते हैं? वो कपड़ों को फैन में सुखाते हैं. क्यों? क्योंकि फैन इज एयर फ्लो एंड हायर द एयर फ्लो evaporation rate will be higher. ओके, अगर और भी आपके पास वो है इसके लिए आंसर्स तो डू लेट अस नो. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. Now, do you know the amount of water vapor in the air is more on a rainy day? Hence, rainy days are more humid. क्योंकि रेनी डेज में वाटर वेपर का अमाउंट ऑलरेडी बहुत हाई होता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. एंड ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट स्लोअर होता है. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया हमारा सेशन, जो है हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर. ऐसे ही कई नॉलेज को गेन करने के लिए क्या करना है? फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स को. मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com. आप हमारी वेबसाइट फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे, जो है ग्रैब ई नोट्स. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही. एंड अगर आपके आसपास कोई भी आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है जो हिंदी मीडियम से है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश. एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह प्रेजेंट है. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.